नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में उष्णकटिबंध के बारे में बता दिया था। मैंने आपको क्या बताया था कि सूरज की स्थिति सालों भर यही रहती है, सब लिखवा दिया था। सालों भर तापमान ऊंचा होता है, सालों भर गर्मी लगती है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन का पता नहीं चलता। पूरी बात बताया था। चलिए बच्चे, उस ग्राफ को मैं फिर बना देता हूँ और यहाँ हम ताकि उसको बखूबी सीख सके। जैसे ये मैंने पृथ्वी बनाया, ये बीच में क्या बना दिया 0 डिग्री लैटिट्यूड। यहाँ मैंने क्या बनाया था 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको आपने कर्क रेखा कहा था, कैंसर लाइन कहा था। और यहाँ क्या मैंने बनाया था 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जिसे मकर रेखा आपने यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा था। क्लियर है। और फिर मैंने आपको ये भी शो किया था बच्चे कि ये मैंने सूर्य बना दिया और आपसे कहा था सूरज की रोशनी यहाँ सालों भर सीधी पड़ती है। फिर ये बताया था कि सूर्य की रोशनी एक बार कर्क रेखा पर भी सीधी गई और एक बार मैंने बताया था कि जो सूर्य की रोशनी है वो मकर रेखा पर भी क्या पड़ी, सीधी पड़ी। क्लियर है। और सूरज के इस तरह से ऊपर जाने को उत्तरायण और नीचे जाने को हमने क्या बताया था, दक्षिणायन। तो बच्चे मैं फिर से उष्णकटिबंध हेडिंग दे दूं और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज हमें क्लास में सीखनी है। क्लियर है। तो ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिया था उष्णकटिबंध, जिसे हम क्या बोलते थे, ट्रॉपिकल जोन। और उष्णकटिबंध कहां से कहां बताया था मैंने, 0 डिग्री लैटिट्यूड से 23.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, यही बताया था आपको। ठीक, तो बच्चे मैं पिछली क्लास को आपको फिर से याद दिला दूं। सभी लोग बोर्ड पर ध्यान से देखिए कि सूरज की स्थिति सालों भर यही रहती है, इसीलिए सालों भर यहाँ तापमान क्या होता है, ऊंचा रहता है। ये सब बता दिया था मैंने आपको कि सूर्य की स्थिति सालों भर यही है। इसका मतलब है कि सालों भर टेम्परेचर यहाँ पर हाई है। टी से टेम्परेचर और एरो ऊपर होने का मतलब है कि टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए सालों भर यहाँ क्षेत्र क्या रहता है, गर्म हो रहता है बच्चे, तभी हम इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। चलिए, और बताया था ना कि सालों भर तापमान ऊंचा होने के कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन का पता नहीं चलता। सभी बच्चे याद रखेंगे, उष्णकटिबंध में ऋतु परिवर्तन का पता नहीं चलता। चलिए क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं और इसी को एक 3D मैपिंग के रूप में शो करते हैं। जैसे बच्चे देखिए कैसे 3D मैपिंग में मैं आपको शो करता हूं और सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये जमीन है और यहां पर बीचों बीच क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। क्लियर है। चलिए, इसी चीज को बच्चे अब मैं आपको 3D में शो कर रहा हूं ताकि आप एक एक चीज को अपने आंख से देखिए और कुछ भी नहीं रटना। इस चैनल पे मेहनत सिर्फ टीचर को करना है। क्लियर है। ये देखिए, सूरज की रोशनी इक्वेटर पे क्या पड़ रही है, सीधी। एक दिन या सालों भर सीधी पड़ रही है। ठीक है। अब सालों भर सीधी पड़ने के कारण यहां तापमान क्या है, ऊंचा। एक दिन या सालों भर, तो बच्चे याद रखिएगा कि यहां मैं आपको जो भी कंडीशन पढ़ा रहा हूं वो क्या है, सालों भर। तो सालों भर यहां तापमान ऊंचा होगा। ठीक है। चलिए बच्चा कल्पना करते हैं कि 0 डिग्री पर हवा भी होगी। 0 डिग्री पर क्या होगी, हवा। तो यहां देखिए ये है 0 डिग्री पर हवा, क्योंकि हर जगह हवा है। ठीक। अब बच्चे जो मैं बोलूं हाँ या ना में बोलिए और सभी लोग ध्यान से देखिए। अगर सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी तो जाहिर है जमीन गर्म होगी। एक दिन या सालों भर, तो आप क्या कहेंगे, सालों भर। देख रहे हैं तापमान ऊंचा है तो जमीन की गर्मी किस में जाएगी, हवा में। और जब जमीन की गर्मी हवा में जाएगी तो हवा भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो बताएंगे कि संसार की सबसे गर्म हवा कहां मिलेगी, तो क्या बोलेंगे आप, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। वेरी गुड। अच्छा बच्चे याद रखिए, जो हवा जितनी गर्म होगी क्या वो तेजी से ऊपर उठेगी। चलिए तो बताइए संसार की सबसे तेज उठने वाली हवा कहां मिलेगी, देख रहे हैं, विषुवत रेखा पर। ठीक है। जो हवा तेजी से ऊपर उठेगी वो हल्की होगी या भारी, तो भी क्या कहेंगे आप, हल्की होगी। तो बताइए संसार की सबसे हल्की हवा कहां मिलेगी, विषुवत रेखा पर। अच्छा, जो हवा हल्की होगी उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी कम होगा या ज्यादा होगा, तो भी क्या बोलेंगे आप बच्चे, विषुवत रेखा पर। तो याद रखना, संसार की सबसे गर्म, संसार की सबसे तेज ऊपर उठने वाली, संसार की सबसे हल्की और संसार की सबसे कम घनत्व की हवा। याद रखना है बच्चे, सबसे कम
घनत्व वाली हवा कहाँ मिलेगी? विषुवत रेखा पर। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक। अब बच्चे जरा सोचिए, क्या विषुवत रेखा पर पानी के स्रोत नहीं होंगे? क्या नदी, नाले, तालाब, झील या समुद्र नहीं होंगे? वो भी तो होंगे। तो बच्चे कल्पना कीजिए, अगर नदी, नाले, झील, तालाब, जंगल तपेंगे तो क्या वाष्पीकरण होगी? क्लियर है? तो हमें याद रखना है कि विषुवत रेखा पर वाष्पीकरण भी तेज होगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहां पानी के स्रोत भी होंगे। तो हमने देखा कि विषुवत रेखा पर वाष्पीकरण भी क्या होगी? तेज होगी। और अगर वाष्पीकरण तेज होगी तो बताएंगे कि संसार की सबसे नमी वाली हवा भी कहां मिलेगी? तो हम क्या कहेंगे? विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। तो सभी बच्चे याद रखिए, सूरज की रोशनी सीधी पड़ने के कारण संसार की सबसे गर्म, तेजी से ऊपर उठने वाली, संसार की सबसे हल्की, संसार की सबसे कम घनत्व की और संसार की सबसे भींगी हवा, नमी वाली हवा तेजी से ऊपर उठेगी। तो बच्चे अगर भाप तेजी से ऊपर उठेगा, यहां देखिए बच्चे, देख रहे हैं आप लोग, अगर मान लीजिए कि भाप तेजी से ऊपर उठेगा तो फिर क्या बनाएगा? बादल बनाएगा बच्चे। एक दिन या सालों भर? तो आप क्या बोलिएगा? सालों भर। और अगर सालों भर बादल बनेगा तो फिर बादल से क्या होगी बच्चे? बारिश होगी। एक दिन या सालों भर? तो फिर आप क्या कहेंगे? सालों भर। तो बताइए, पृथ्वी पर कहां सालों भर वर्षा होती है? तो हम क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि पृथ्वी पर विषुवत रेखा एकमात्र ऐसी जगह है जहां सालों भर क्या होती है? बारिश होती है। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी, हवा तेजी से गर्म होगी और हवा जितनी गर्म होगी उतनी तेज ऊपर उठेगी बच्चे, और जितनी ऊपर उठेगी उतनी ही तेजी से बारिश होगी। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पृथ्वी की एकमात्र ऐसी जगह है जहां सालों भर क्या होती है? बारिश होती है। बच्चे ये यूपीएससी 2015, एसएससी 2015 दोनों में ये सवाल आया हुआ है। जैसे मैंने बता दिया, आप सारे प्रश्न बना लेंगे। तो बच्चे यहां आपने सीख लिया। अब देखिए, इसकी भाषा सभी लोग याद रखेंगे कि 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, क्लियर है? मैंने आपको बता दिया है कि इसे ही हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम इसे इक्वेटर। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि भूमध्य रेखा पर, देखिए जो मैंने लिखवाया है वही बात मैं आपको लिख रहा हूं बच्चे, कि भूमध्य रेखा पर सीधी रोशनी के कारण तापमान बढ़ता है। सीधी रोशनी के कारण तापमान क्या होता है बच्चे? बढ़ता है। क्लियर है? और तापमान बढ़ता है तो गर्म हवाएं, क्लियर है? एकदम बच्चे कुछ भी नहीं रटना, समझिए, गर्म हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं। गर्म हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं। और बच्चे जितनी तेजी से ऊपर उठेगी तो याद रखिएगा बादल बनेगा, और बादल बनेगा तो बारिश होगी। अतः यहां प्रतिदिन, सभी बच्चे केयर कीजिए, अतः यहां प्रतिदिन सालों भर, अतः यहां प्रतिदिन सालों भर वर्षा होती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अतः यहां प्रतिदिन सालों भर क्या होती है? वर्षा होती है। ये क्लियर है? अब देखिए इस वर्षा का नाम क्या है? याद रखिए बच्चे, कमीशन ने यहां से सवाल पूछ लिया है, अब वो आपसे इस बारिश का नाम पूछेंगे। तो बच्चे याद रखिएगा कि इसे ही दोपहर, क्लियर है बच्चे, 2 PM से 4 PM, क्लियर है? दोपहर 2 PM से 4 PM वाली वर्षा कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? यही है बच्चे इस वर्षा का नाम। तो सभी लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फिक्स होते हैं। आप सीधे कहेंगे बच्चे कि भूमध्य रेखा पर सूरज की रोशनी सालों भर सीधी पड़ती है, और सालों भर सीधी पड़ने के कारण हवाएं गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती हैं।
तेजी से ऊपर उठेंगी तो उतनी ही तेजी से बादल बनाएंगी और उतनी ही तेजी से बारिश करेंगी। तो बच्चे पृथ्वी पर भूमध्य रेखा एकमात्र ऐसी जगह है जहां प्रतिदिन सालों भर क्या होती है, वर्षा होती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो यहां सभी लोग क्या करेंगे कि भूमध्य रेखा पर सीधी रोशनी के कारण तापमान बढ़ता है, गर्म हवाएं तेजी से ऊपर उठती है, अतः यहां प्रतिदिन सालों भर वर्षा होती है। और इसे ही क्या कहा गया है? दोपहर 2 से 4 बजे वाली बारिश कहती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? यही है दोपहर 2 से 4 बजे वाली बारिश। यहां क्लियर है? चलिए मैं इस ग्राफ की ये वाली चीज को मिटा देता हूं। ये तो मैंने अभी आप लोग को सिखा दिया। अब चलिए और भी कुछ सिखा देता हूं। यहां सभी बच्चे केयर कीजिए, अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। अच्छा, अब जरा सोचो बच्चे कि अगर मान लो यहां सालों भर बारिश होगी, इसका मतलब है मिट्टी में नमी बनी रहेगी। तो याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर सालों भर जो जमीन होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें नमी होती है। तो बच्चे एक तो सूरज की रोशनी भी सीधी पड़ रही है, तो जाहिर है तापमान भी ऊंचा होगा, तो तापमान होगा तो गर्मी होगी। तो बच्चे विषुवत रेखा पर गर्मी भी है और जमीन भी गीली है, तो बच्चे पानी और तापमान दोनों मिला तो क्या पौधे का जन्म होगा? याद रखिएगा किसी भी पौधे को जन्म होने के लिए तापमान चाहिए और पानी चाहिए। तो विषुवत रेखा पर एक तो तापमान भी ज्यादा है और पूरी जमीन गीली है बारिश होने के कारण। तो जैसे तापमान भी है और पानी भी है, इसका मतलब है बच्चे यहां पौधे का जन्म होगा। तो सभी लोग याद रखेंगे कि यहां पर क्या हो जाएगा? पौधे का जन्म होगा। और पौधे का जन्म होगा तो पौधा बड़ा होकर क्या बन जाएगा बच्चे? पेड़। इसका मतलब है कि यहां पर सभी पेड़ बनेंगे। तो जरा सोचिए बच्चे कि अगर मिट्टी हर जगह गीली है, हर जगह तापमान है, इसका मतलब है हर जगह पौधे का जन्म होगा। और अगर सभी जगह पौधे का जन्म होगा तो सभी पौधों को भोजन मिलेगा, क्योंकि तापमान और पानी है। तो पौधे बड़े भी होंगे और बड़े होंगे तो क्या बन जाएंगे? पेड़ बन जाएंगे। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर सिर्फ पेड़ मिलेंगे। तो बच्चे अब मुझे यह बताइए कि दो पेड़ों के बीच की दूरी कम होगी या ज्यादा? तो क्या कहेंगे आप? अगर सभी जगह पेड़ होंगे तो जाहिर है दो पेड़ों के बीच की दूरी कम होगी। तो बच्चे अगर दो पेड़ों के बीच की दूरी कम होगी तो वो घने होंगे या हल्के? तो जाहिर है घने होंगे। तो मुझे बताइए संसार के सबसे घने जंगल कहां मिलते हैं? तो क्या बोलेंगे आप? विषुवत रेखा पर। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि यहां पर संसार के सबसे घने वन मिलते हैं। यहां पर संसार के सबसे घने वन मिलते हैं। बच्चे इस बात को भूलेंगे नहीं, संसार के सबसे घने वन मिलते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे विषुवत रेखा पृथ्वी की ऐसी जगह है बच्चे, यहां पर क्या है? संसार के सबसे घने वन मिलते हैं। तो बच्चे जरा इस वन का नाम भी जाना जाए कि आखिर इस जंगल को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसी जंगल को बच्चे विषुवतीय वर्षा वन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवतीय वर्षा वन कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे आप भूलेंगे नहीं कि विषुवत रेखा पर सालों भर बारिश होने के कारण यहां तापमान ऊंचा होता है, मिट्टी में नमी होती है बच्चे, पौधे का जन्म होता है, इसलिए संसार के सबसे घने जंगल विषुवत रेखा पर मिलते हैं और इसे ही क्या नाम दिया गया है? विषुवतीय वर्षा वन। तो बच्चे भूलेंगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है विषुवतीय वर्षा वन। कोई भी प्रश्न होगा बच्चे आपके क्लास नोट से बाहर नहीं जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। यहां पूरी बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए बच्चे अब यहां से मैं आपको यूपीएससी का एक और सवाल यहां कोरिलेट करता हूं और बिना पेन पेपर उठाए, बिना मेहनत के उस प्रश्न का जवाब हम डील करेंगे। बच्चे कहते हैं कि मानव शरीर में एक अंग होता है फेफड़ा। क्या आप जानते हैं फेफड़े का काम क्या है? तो बच्चे याद रखिएगा कि फेफड़े का काम है कि वो हमारे द्वारा लिए गए ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और उसे बाहर निकाल देता है। यानी हमारे फेफड़े का काम है ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना। तो बच्चे मुझे ये बताइए पेड़ पौधे का क्या काम है? तो जाहिर है पेड़ पौधे का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देना। तो बच्चे जरा सोचिए, अगर संसार के सबसे घने जंगल मिलेंगे यहां पर, तो क्या यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में नहीं बदलेंगे? ये जाहिर है बदलेंगे।
तो बताएंगे मुझे कि कहाँ के जंगलों को विश्व का फेफड़ा कहते हैं? तो क्या बोलिएगा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे याद रखिएगा कि इन्हीं जंगलों को क्या कहा गया है, विश्व का फेफड़ा कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे आप भूलेंगे नहीं कि विषुवत रेखा के जो जंगल हैं उन्हीं को विश्व का फेफड़ा कहा गया है। और याद रखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यही जंगल देते हैं। कहा जाता है बच्चे कि कुल ऑक्सीजन का बच्चे आप ऐसे सोचिए लगभग 20% ऑक्सीजन सिर्फ यही जंगल देते हैं। तो आप भूलेंगे नहीं कि विषुवत रेखीय जंगलों को ही क्या कहा गया है, विश्व का फेफड़ा कहा गया है। यहां पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अब देखिए यहां से आपका एक भी सवाल जो है आपसे बाहर नहीं निकलेगा। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए अब बच्चे यहां से मैं आपको और भी प्रश्न अभी निकाल कर देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जा सकते हैं। याद रखिए आजकल प्रश्न बहुत डायनेमिक पूछते हैं। अगर आपके पास पूरी कॉन्सेप्ट और समझ है, बच्चे मैं रटना नहीं सिखाता, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट और समझ है तो बेफिक्र रहिए, क्वेश्चन देखते ही मैं आपसे बनवा दूंगा। पूरी बात समझ में आई? चलिए बच्चे फिर एक 3D मैप बनाते हैं और कुछ सीखते हैं। पहले आपने ये सब लिख लिया है, देखिए आप वीडियो पॉज करके पूरी पॉइंट्स को लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं। पहले मैं मिटा रहा हूं इसे। ओके, तो बच्चे हमने ये देख लिया कि इक्वेटर पर क्या है कि सालों भर तापमान ऊंचा है। भाई क्यों? क्योंकि यहां पर सूरज की रोशनी जो है सालों भर सीधी पड़ती है। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए यहां ये सब मैंने मिटा दिया। अब बच्चे दोबारा एक मैपिंग करता हूं ताकि मैं आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बच्चे, जो जनरली बुक्स में नहीं है और ना टीचर्स आपको बता रहे हैं। लेकिन जब तक हम ऐसे कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे तब तक हमें ज्योग्राफी के प्रश्न आगे डिस्टर्ब करते रहेंगे। पूरी बात समझ में आई? चलिए बच्चे फिर से एक 3D डायग्राम बनाता हूं और कुछ आपको सिखाता हूं, यहां सीखिए। जैसे बच्चे मान लीजिए कि फिर से मैंने वही मैप बना दिया, क्लियर है? और ये देखिए ये बीचों बीच क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि यहां पर सूर्य की रोशनी सालों भर क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। और सालों भर सीधी पड़ने के कारण यहां पर टेम्परेचर क्या होता है, ऊंचा होता है। लेकिन बच्चे आप भूल गए कि मैंने अभी आपको कहा था कि यहां पर गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है। हवा के तेजी उठने से बादल बनते हैं और बादल बनने के कारण यहां पर क्या होती है, बारिश होती है। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि लो बच्चे बारिश तो हो गई, तो इसका मतलब है कि विषुवत रेखा पर सालों भर बारिश है। पर मेरा सवाल यह है बच्चे कि बताइए पृथ्वी का सबसे ऊंचा तापमान कहां मिलता है। देखिए प्रश्न को समझिए बच्चे, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा तापमान कहां पर मिलता है। देखिए ये सवाल है, क्लियर है? तो बच्चे पहले देखिए आपके दिमाग में क्या आया कि सर ने कहा है कि विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर सूरज की रोशनी सीधी है, तो जाहिर है कि यहां ही सबसे ऊंचा तापमान होगा। आप गलती से भी विषुवत रेखा नहीं कहेंगे। याद रखिए बच्चे विषुवत रेखा पर दोपहर के बाद बारिश हो जाती है, और जब दोपहर के बाद बारिश हो जाती है तो हवा में ठंडक आ जाती है। इसलिए संसार का ऊंचा तापमान विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो जाती है बच्चे, सालों भर बारिश होती है और बारिश होने के कारण तापमान नहीं बढ़ पाता। तो अब प्रश्न है तो संसार का सबसे ऊंचा तापमान कहां मिलेगा। तो देखिए बच्चे अब इसी 0 डिग्री वाले को मैं ऐसे सीधा शो कर दे रहा हूं, क्लियर है? ये देखिए मान लीजिए यहां 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है और यहां पर क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा अब देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि 0 डिग्री पर सालों भर जो है सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, तभी तो 0 डिग्री पर सालों भर तापमान ऊंचा है। अच्छा लेकिन यहां बारिश हो जाने के कारण क्या होता है बच्चे, तापमान कम हो जाता है। लेकिन आप जरा सोचिए कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ जाते हैं तो बच्चे केयर कीजिएगा कि सूरज की रोशनी का तिरछापन देखिए बढ़ता जाता है। देखते चलिए बच्चे जैसे जैसे हम 0 से ऊपर जा रहे हैं 90 डिग्री नॉर्थ की ओर या 90 डिग्री साउथ की ओर, तो हम देख रहे हैं कि सूरज की रोशनी का तापमान क्या है, देख रहे हैं बच्चे,
ऐसे देखिए कि सूरज की रोशनी क्या हो रही है, थोड़ी सी तिरछी हो रही है, देख रहे हैं, क्योंकि सीधी तो यहां पड़ रही है। तो जब तिरछी होगी तो कहीं ना कहीं तापमान कम होगा, और अगर तापमान कम होगा तो बादल वर्षण की जो संभावना है वो कम होगी, और जैसे बादल वर्षण की संभावना कम हुई अपने आप तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि संसार का सबसे ऊंचा तापमान 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर पाया जाता है। पूरी बात समझ में आ गई। और इसी को बच्चे कहा गया है तापीय विषुवत रेखा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, क्या कहा गया है इसे, तापीय विषुवत रेखा। तो सभी लोग याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ने के कारण सालों भर बारिश होती है, इसलिए संसार का सबसे ऊंचा तापमान नहीं मिलता। लेकिन जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री की तरफ जाएं या 23.5 डिग्री साउथ या नॉर्थ की ओर जाएं तो सूरज की रोशनी तिरछी होनी शुरू हो जाती है। तो जब सूरज की रोशनी तिरछी होनी शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे तापमान भी गिरता है। तो बच्चे तापमान इतने तक गिर जाता है जहां बस बादल वर्षण नहीं होनी चाहिए। तो जैसे बादल वर्षण नहीं हुआ बच्चे, अपने आप क्या हुआ कि तापमान धीरे धीरे दोपहर के बाद भी बढ़ना शुरू कर देता है। यही कारण है कि 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में बच्चे 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में यानी 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही तापीय विषुवत रेखा कहते हैं, और यहीं पर संसार का सबसे ऊंचा तापमान मिलता है। अब आपके दिमाग में ये आया होगा तो सर अगर 20 डिग्री नॉर्थ में है तो 20 डिग्री साउथ में भी होना चाहिए। तो बच्चे अगर आप क्या कीजिएगा कि आप गूगल पर या अगर आपके पास एटलस होगा तो पृथ्वी का नक्शा निकालिएगा और देखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में सागर महासागर ज्यादा है। तो बच्चे जमीन तो उबड़ खाबड़ है, लेकिन सागर महासागर क्या होता है, वो प्लेन होता है। तो जब सागर महासागर प्लेन होता है तो वो डिस्टर्ब नहीं करता, पर उबड़ खाबड़ चीजें डिस्टर्ब करती हैं। इसीलिए हमें उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री पर जाना पड़ता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री पर ही मिल जाता है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि अगर आपसे सिर्फ विषुवत रेखा पूछे तो आप 0 डिग्री लैटिट्यूड कहेंगे, लेकिन अगर तापीय विषुवत रेखा पूछा तो आप पहले सोचेंगे कि यहां पर सबसे ऊंचा तापमान मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बादल वर्षण की संभावना खत्म हो जाती है, और जैसे बादल वर्षण की संभावना खत्म हुई बच्चे तो 20 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ को ही हम तापीय विषुवत रेखा कहते हैं, जहां संसार का सबसे ऊंचा तापमान मिलता है। यहां पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। अब देखिए, अब उष्णकटिबंध से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी, वो आपके क्लास नोट से बाहर नहीं जाएगा। यहां पूरी बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं मिटाता हूं, और इन सब चीजों को याद रखिए बच्चे, ये बेसिक टू एडवांस जीएस है, वो कितना भी एडवांस लेकर जाएं आपके क्लास नोट से बाहर नहीं जाएंगे, बेफिक्र रहिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ाता हूं क्लास को, पहले ये सब मिटा दूं, मैं सीख चुके हैं आप लोग, ओके ना। अब बच्चे इस नक्शे को भी मिटाता हूं और मैं फिर से एक नक्शा बनाता हूं, और देखिए उस नक्शे को जैसे समझेंगे, यकीन मानिए बच्चे अगर आपके दिमाग में 0 भी कंफ्यूजन है वो सब अपने आप दूर हो जाएगा। पूरी बात समझ में आई? चलिए बच्चे यहां फिर से सभी लोग ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया कि फिर से पृथ्वी का नक्शा बना दिया, और ये देखिए ये अब बनाया 0 डिग्री लैटिट्यूड, ओके। अच्छा यहां पर बच्चे क्या है तो क्या करेंगे 90 डिग्री नॉर्थ पोल, और यहां पर अगर पूछा जाए क्या है तो आप कहेंगे 90 डिग्री साउथ पोल। सभी लोग ध्यान में से देखिए बच्चे कि 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पोल आपको नजर आ रही होगी, ठीक। और 0 डिग्री से नीचे अगर हम देखते हैं बच्चे, यहां पर सभी लोग केयर कीजिए, ठीक है। ये देखिए मैं और थोड़ा क्लोज कर देता हूं ताकि आप बखूबी चीजों को सीख सकें। ये देखिए बच्चे 90 डिग्री नॉर्थ पोल और यहां पर क्या है 90 डिग्री साउथ पोल। पूरी बात आप लोगों को नजर आ रही है? अच्छा अब यहां पर मैं आपको कुछ बातें सिखाता हूं, सभी बच्चे इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर बच्चे आपसे कोई ये पूछे
कि बताओ बढ़ता अक्षांश क्या होता है। बढ़ता अक्षांश मतलब इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। तो आप बोलना जब 0 से 90 जाएंगे तो बढ़ता अक्षांश है, क्लियर है। और पूछेगा घटता अक्षांश, तो आप बोलना जब 90 से 0 आएंगे तो घटता अक्षांश। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, 0 से 90 नॉर्थ में जाइए या 0 से 90 साउथ में जाइए, ये बढ़ता अक्षांश है। और अगर आप 90 से 0 आ रहे हैं, चाहे उत्तर से आए या दक्षिण से आए, तो ये क्या है, घटता अक्षांश, ठीक है। चलिए अब सभी बच्चे यहां फिर से बोर्ड पर ध्यान से देखिए, सभी लोग क्लियर है। अब देखो 0 डिग्री पर सूरज की रोशनी क्या है, सीधी है। ओके, अब बच्चे जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। क्या मैं कहूं कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ रहा है सूरज की किरणों का तिरछापन बढ़ रहा है। वेरी गुड, यही चीज साउथ में देखिए बच्चे कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ रहा है वैसे वैसे सूरज की किरणों का तिरछापन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्लियर है। चलिए अब जरा सोचिए बच्चे, क्या मुझे ये बताइए कि अब देखो 0 डिग्री पर रोशनी सीधी है लेकिन 90 डिग्री ऊपर और नीचे जा रहे हैं तो सूरज की रोशनी तिरछी हो रही है। तो मुझे ये बताइए बच्चे कि सीधी रोशनी गर्म करती है या तिरछी रोशनी, तो आप क्या कहेंगे, जाहिर है सीधी रोशनी। और अगर रोशनी तिरछी हो गई तो टेम्परेचर, टी से क्या है बच्चे, टेम्परेचर, एरो नीचे, यानी तापमान क्या होगा, कम होगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि अगर हम 0 से 90 की ओर जाएंगे यानी अक्षांश बढ़ेगा तो सूरज की रोशनी तिरछी होगी, और सूरज की रोशनी तिरछी होगी तो चाहे उत्तर हो या दक्षिण, जो बात ऊपर है वही बात नीचे है बच्चे, तो तापमान भी क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक। अच्छा फिर देखो बच्चे, दूरी कहां बढ़ गई, यहां देखिए दूरी कम है, पर यहां देख रहे हैं दूरी बहुत अधिक है, यानी दूरी बढ़ेगी तो भी तापमान क्या होगा, कम होगा। पूरी बात समझ में आई, ठीक। अब बच्चे देखिए रोशनी सीधी कहां पड़ी, इक्वेटर पे, और कहां फैल गई, तो देख रहे हैं 90 डिग्री नॉर्थ पे भी फैल गई और 90 डिग्री साउथ पे भी फैल गई, और फैल गई तो भी तापमान क्या होगा, कम होगा। तो एक फॉर्मूला है, सभी बच्चे याद रखिएगा कि लैटिट्यूड इनवर्स प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, देख रहे हैं एक फॉर्मूला निकल गया, आप गणित में पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा, अक्षांश बढ़ेगा, वैसे वैसे तापमान घटेगा। क्यों, क्योंकि सूरज की रोशनी का तिरछापन बढ़ता जाता है, तापमान बच्चे दूरी बढ़ती जाती है, किरणें जमीन पर फैल जाती हैं, और फैलने के कारण तापमान क्या होता है, गिरता जाता है। अब मुझे बताना बच्चे एक दिन गिरेगा या सालों भर, तो आप क्या कहेंगे, सालों भर। इसका मतलब है कि यहां पर जो भी कंडीशन होगा वो कैसे होगा बच्चे, सालों भर होगा। तो देखिए सालों भर तापमान यहां गिर गया, और बच्चे इतना गिरा कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो गया। देख रहे हैं बच्चे, यानी सालों भर तापमान गिरा और इतना तापमान नीचे गिरा कि 0 डिग्री सेल्सियस से ही क्या हो गया बच्चे, नीचे हो गया। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो गया तो फिर जमीन पर क्या जम जाएगी बच्चे, बर्फ। एक दिन या सालों भर, सालों भर। और बर्फ जमेगी तो फिर क्या लगेगी, ठंड। एक दिन या सालों भर, तो हम क्या कहेंगे, सालों भर। तो क्या बच्चे ध्रुवों पर बर्फ की मोटी चादर नहीं होती। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ पोल्स पर सालों भर बर्फ क्यों जमी होती है, तो आप कहना कि जी जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगी वैसे वैसे सूरज की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, किरणें धरातल पर फैल जाएंगी, इसके वजह से तापमान गिरता जाएगा, और गिरते गिरते इतना गिरेगा कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिर जाएगा। और जैसे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे गिरेगा तो सालों भर क्या लगेगी, ठंड लगेगी, और जमीन पर क्या जम जाएगी बच्चे, बर्फ जम जाएगी। तो याद रखना, अगर जमीन पर बर्फ जम गई और सालों भर क्या लगी, ठंड। तो अगर मान लीजिए मैं यहां रहने वाला हूं तो मुझे सर्दी लगेगी या गर्मी, तो मैं क्या बोलूंगा, सर्दी। एक दिन या सालों भर, सालों भर। तो क्या मैं कहूं कि यहां सालों भर सर्दी पड़ेगी। तो बच्चे अगर सालों भर सर्दी पड़ेगी तो क्या ऋतु परिवर्तन का पता चलेगा, नहीं। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि यहां ऋतु परिवर्तन का पता नहीं चलेगा। और मैंने कहा था ना बच्चे कि यह क्षेत्र क्या होगा, ठंडा। एक दिन या सालों भर, सालों भर। और भूगोल ने ठंड को क्या कहा था, शीत या ध्रुवीय, फ्रिजिड या पोलर। तो क्या मैं इसे शीत कटिबंध कहूं,
पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? यही क्या है? शीत कटिबंध। ओके, अब देखो हमने कितनी बखूबी शीत कटिबंध को सीखा। शीत कटिबंध को ही बच्चे आप पोलर जोन कहते हैं या फ्रिजिड जोन कहते हैं। अब प्रश्न है कि शीत कटिबंध कहां से कहां तक है, तो सभी लोग याद रखिएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो देखिए यहां मैंने आपको 23.5 डिग्री सिखाया था। अब इसके ऊपर जो लाइन है ये क्या है? 66 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर क्या है? 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक और 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ पोल तक हमें क्या मिलेगा? शीत कटिबंध मिलेगा। पूरी बात समझ में आ गई? थैंक यू क्लास।